हेलो डियर स्टूडेंट, आप कैसे हो? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो क्लासेस की जो तैयारी चल रही है, बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी चल रही है वो बेस्ट चल रही है। और हम 3 दिन से 4 दिन से लगातार ज्योग्राफी का जो चैप्टर था प्राथमिक क्रिया वो हमने कंप्लीट कर ली है और हम 2 से 3 दिन तक लगातार पॉलिटिकल साइंस से पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं पॉलिटिकल साइंस में, जिस चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते क्या है। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हम पढ़ेंगे अर्थ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हम क्या पढ़ेंगे? अर्थ पढ़ेंगे। अर्थ की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अर्थ की हम बात करते हैं। जैसे वैसे तो आपकी बुक में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परिभाषा नहीं दी गई कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता क्या है, लेकिन फिर भी हम एक बार अंतर्राष्ट्रीय संगठन को परिभाषित कर लेते हैं, उसका अर्थ एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। उन संस्थाओं को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन उन्हें कहते हैं जिनके सदस्य कार्य क्षेत्र व उपस्थिति विश्व स्तर पर होती है। यानी जिन संस्थाओं में सदस्य पूरे विश्व के होते हैं, उनका कार्य क्षेत्र व उनकी उपस्थिति पूरे विश्व में होती है, उन्हें आप क्या कहते हो? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। एक बार फिर परिभाषित कर रहा हूं, आपकी बुक में अंतर्राष्ट्रीय संगठन को परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन एग्जामिनर आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन उन संस्थाओं को कहते हैं जिनके सदस्य कार्य क्षेत्र व उपस्थिति विश्व स्तर पर होती है। उनकी जो उपस्थिति या कार्य क्षेत्र या जिनके सदस्य पूरे विश्व में फैले हुए होते हैं, उन्हें आप क्या कहते हो? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और हम इस चैप्टर में, इस पार्ट में, इस लेसन में हम बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते क्या है, कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो महत्व है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन का महत्व क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों बनाए? जैसे मान लो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महत्व को विस्तार से लिखिए, तो आपको क्या करना है? मैं आपकी बुक के अनुसार 4 महीने इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महत्व लिखे हैं। तो शुरू में 4 लाइन में आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महत्व लिखना है, फिर उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को आपको क्या करना है? परिभाषित करना है। तो मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पहले महत्व की बात करता हूँ, समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए। यानी जैसे मान लो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक विश्व स्तर पर सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अब इसके जो सदस्य है 193 है, तो इन सभी सदस्य देशों की जो समस्या है, उन समस्याओं का क्या करेंगे? शांतिपूर्ण समाधान के लिए। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन उसके सदस्य देशों की समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से क्या करता है? हल करता है। तो ये इसका पहला महत्व है। यह सदस्य देशों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करते हैं। यह सदस्य देशों की समस्याओं के समाधान के लिए क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इनका निर्माण विभिन्न देश राज्य मिलकर करते हैं। और ये कोई एक देश, ध्यान रखना, राष्ट्रीय संगठन तो कोई एक देश ही करेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठन में बहुत सारे देश शामिल होते हैं। तो इनका निर्माण विभिन्न देश, बहुत सारे देश मिलकर या बहुत सारे देशों के राज्य मिलकर निर्माण करते हैं। और यह संगठन उनके मामलों के लिए क्या होता है? जवाबदेही होता है। इनके सदस्य देशों की समस्याओं के लिए यह संगठन क्या होता है? जवाबदेही होता है, या इन समस्याओं का क्या करता है? हल करता है। तो यह आपके पहला महत्व हो गया, समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए। यह सदस्य देशों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करते हैं। इनका निर्माण विभिन्न देश राज्य मिलकर करते हैं। और यह संगठन उनके मामलों के लिए जवाबदेही होता है। किसी प्रकार के मामले के लिए यह संगठन क्या होता है? जवाबदेही होते हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं सहयोग के उपाय जुटाने में सहायक। किसी भी सदस्य देश में मान लो कि कोई समस्या आ गई, तो उस समस्या का समाधान ढूंढने या उसका उपाय जुटाने में क्या होता है? ये सभी सदस्य मिलकर क्या करते हैं? सहायता करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहायता करते हैं। सहयोग के उपाय जुटाने में सहायक। अंतर्राष्ट्रीय संगठन सदस्य देशों का सहयोग करने, अंतर्राष्ट्रीय संगठन सदस्य देशों का सहयोग करने व समस्याओं के उपाय सुझाने व सूचनाएं एकत्रित करने में क्या करता है? मदद करता है। उसके सदस्य देशों की समस्याओं के लिए उपाय सुझाने, उनके लिए सूचनाएं एकत्रित करने या उनके समस्याओं का हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या करता है? कार्य करता है। मैं वापिस से बिंदु रिपीट कर रहा हूं, सहयोग के उपाय जुटाने में सहायक। अंतर्राष्ट्रीय संगठन सदस्य देशों का सहयोग करने व
समस्याओं का उपाय सुझाने तथा सूचनाएं एकत्रित करने में क्या करता है, मदद करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु की तरफ, नियमों की रूपरेखा तैयार करना। ये क्या करेंगे कि मान लो कोई एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तो सभी देशों के लिए क्या करेंगे, नियम कानून लागू करेंगे। तो एक नियमों की क्या करता है, रूपरेखा तैयार करता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, नियमों की रूपरेखा तैयार करना। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नियमों की रूपरेखा क्या करता है, तैयार करता है, यानी उन देशों के लिए उचित नियम क्या करता है, वो लिखता है या बनाता है, ताकि सदस्य देशों को यह विश्वास हो सके कि आने वाली लागत में सबकी समुचित भागीदारी हो। मान लो कोई भी सदस्य देश एक दूसरे देश की सहयोग कर रहे हैं, तो जो लागत आ रही है उस लागत में सभी देशों को क्या होनी चाहिए, समुचित भागीदारी होनी चाहिए, और लाभ का बंटवारा उचित तरीके से हो, और वो जो कार्य कर रहे हैं उससे जो लाभ हो रहा है, उस सदस्य मिलकर जो कार्य कर रहे हैं उनसे जो लाभ हो रहा है उनका बंटवारा भी क्या हो, उचित हो। यदि कोई सदस्य किसी समझौते में शामिल हो जाता है तो वह उस समझौते के नियम व शर्तों का क्या करेगा, पालन। जैसे मान लो कोई भी सदस्य किसी भी समझौते में शामिल हो जाता है तो उस देश को क्या करे, उस समझौते के नियमों का क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। वापिस रिपीट कर रहा हूं ये बिंदु भी, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नियमों की रूपरेखा तैयार करता है ताकि सदस्य देशों को यह विश्वास हो कि आने वाली लागत में सबकी समुचित भागीदारी हो और लाभ का बंटवारा क्या हो, उचित तरीके से हो। और यदि कोई सदस्य किसी समझौते में शामिल हो जाता है तो वह उस समझौते के नियम व शर्तों का क्या करेगा, पालन करेगा। नेक्स्ट बिंदु, शांति व प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं इनसे मानव क्या रखता है, आशा रखता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिलकर क्या करेंगे, सभी देशों में शांति और विकास की क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो चौथा बिंदु, शांति व प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक। अंतर्राष्ट्रीय संगठन शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक होता है। मानव क्या करेगा, इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से आशा करता है कि शांति बना के रखेंगे और विकास के लिए क्या करेंगे, कार्य करेंगे। एग्जाम्पल के लिए वर्तमान में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ इसका प्रतीक है, यानी मानवता की आशा का प्रतीक जो सबसे बड़ा प्रतीक है, यानी जिससे लोग आस लगा के बैठे, वो है यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका प्रतीक है वह यूएनओ को विश्व भर के अधिकांश लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं ये बिंदु, शांति व प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक। अंतर्राष्ट्रीय संगठन शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक होता है। वह वर्तमान में यूएनओ इसका प्रतीक है। वह यूएनओ को विश्व भर के अधिकांश लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं। अब मान लो यहाँ तो ये पूरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ही, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का महत्व तो आज तक आपके एग्जाम में पूछा नहीं गया है, 2 से 3 बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा नहीं गया है, और ये आपके इस चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन है, तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अगर ये तो पूरा है, इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन निकाला जाए, वर्तमान में मानवता की आशा का प्रतीक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को बताया गया है, तो वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। और हम इस चैप्टर में जो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ेंगे, और इसमें जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ, और इसके अंडर में कार्य करने वाली जो शाखाएं हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, और हमने जो सबसे महत्वपूर्ण संगठन का नाम लिया था वो था यूएनओ। और हम इस पूरे अध्याय में, पूरे चैप्टर में सिर्फ यूएनओ के बारे में या इससे जुड़ी हुई जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या इसके अंडर के कार्य करने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी जो संस्था है उसके बारे में हम आज बात करते हैं। तो उसका नाम है यूएनओ। तो सबसे पहले यूएनओ है क्या, यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई, ये सब इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो यूएनओ है, यूएनओ की इंग्लिश में अगर फुल फॉर्म पूछे, आपको एग्जाम में पूछी जा चुकी है, यूएनओ की फुल फॉर्म पूछी जाए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अगर इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म आपसे यूएनओ का पूरा नाम लिखिए तो आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ही लिखना है, ना कि इंग्लिश में। तो इंग्लिश में बात करें यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और अगर हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ इसका पूरा नाम है। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, यूएनओ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ। इस क्लास में हम बात करेंगे कि यूएनओ की स्थापना किस प्रकार से हुई,
कैसे हुई? तो सबसे पहले यूएनओ की स्थापना के लिए अटलांटिक चार्टर अगस्त 1941 में। अटलांटिक चार्टर का मतलब होता है एक जगह अटलांटिक, वहां पर कुछ सदस्य देश या कुछ देश मिलकर उन्होंने एक सम्मेलन किया, उस सम्मेलन में इसकी नींव पड़ी, यानी वहां से इस संगठन की स्थापना की बात सामने आई। तो अटलांटिक चार्टर या अटलांटिक जो सम्मेलन समझौता हुआ था वो हुआ था अगस्त 1941 में। एक क्वेश्चन है अटलांटिक चार्टर, ठीक है, कब हुआ था? 1941 में। 14 अगस्त 1941 को ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल, अच्छे से समझना क्योंकि ये नेता है जो 3-4 नेता थे यूएनओ की स्थापना में महत्वपूर्ण नेता थे, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो अगस्त 1941 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, आपकी बुक में सिर्फ शॉर्ट नाम दिया हुआ है ये रूजवेल्ट और चर्चिल, लेकिन हम इसके पूरे नाम की बात करते हैं। तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ने विश्व शांति की स्थापना के लिए एक आधारभूत सिद्धांत बनाए अटलांटिक चार्टर में, यानी अटलांटिक संगठन, अटलांटिक सम्मेलन में। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, अटलांटिक सम्मेलन अगस्त 1941 में हुआ था। इसमें यह हुआ कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, इन दोनों ने मिलकर विश्व शांति की स्थापना के लिए कुछ नियम व सिद्धांत बनाए। ये सम्मेलन यहीं पर क्या हुआ? समाप्त हुआ। अब इससे आगे चलते हैं, वहां पे सम्मेलन यानी नियम बन गए। अब बात करते हैं कि यूएनओ का घोषणा पत्र तैयार होना था, यह 1941 में हुआ अगस्त में। तो यूएनओ घोषणा पत्र जनवरी 1942 यूएनओ का जो घोषणा पत्र था वो लागू या बनाया गया 1942 में जनवरी में। तो इसमें कौन कौन से नेता थे, क्या क्या था, इसमें देखते हैं। यूएनओ घोषणा पत्र जनवरी 19, दूरी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे मित्र राष्ट्र। एक बार मैं आपको दूरी और मित्र राष्ट्र बता देता हूं मैं कि ये है क्या। आपकी बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, उस फर्स्ट चैप्टर में इनका नाम भी दिया हुआ है, तो वो चैप्टर आपके सिलेबस से हट चुका है। दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र ये दो ग्रुप थे जिन दोनों के बीच में प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। बस इतना शॉर्ट याद रखना है, दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र ये दो ग्रुप थे, इन दोनों के बीच में हुआ था प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध। तो उनकी बात करते हैं। देखो, दूरी शक्तियां, दूरी राज्य, दूरी राष्ट्र के खिलाफ लड़ रहे मित्र राष्ट्र अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वाशिंगटन में मिले। यानी ये जो मित्र राष्ट्र थे वो अटलांटिक चार्टर यानी इस चार्टर के समर्थन, इस चार्टर का समर्थन यानी इस सम्मेलन का समर्थन करने के लिए कहां पर इकट्ठे हुए? वाशिंगटन में मिले। और दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर क्या कर दिया गया? हस्ताक्षर कर दिया गया। वापस रिपीट, इसको समझा रहा हूं मैं। यूएनओ का जो घोषणा पत्र था जनवरी 1942 में बना, ठीक है, और इस घोषणा पत्र को बनाने के लिए जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने अटलांटिक चार्टर के समर्थन के लिए वाशिंगटन में मिले। और वो जो देश थे उन्होंने दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए। ये लगभग जो मित्र राष्ट्र थे, लगभग 26 मित्र राष्ट्र थे जिन्होंने अटलांटिक चार्टर का सर्वप्रथम क्या किया था? समर्थन किया था। अब नेक्स्ट जो सम्मेलन हुआ था यूएनओ की स्थापना के लिए हुआ था याल्टा सम्मेलन, जो एक देश है क्रीमिया, एक देश है क्रीमिया, वो हुआ था फरवरी 1945 में, 3 साल बाद में। याल्टा सम्मेलन जो क्रीमिया में हुआ था फरवरी 1945 में, ये सम्मेलन भी हुआ था कि यूएनओ की जो स्थापना हम कर रहे हैं उस गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए। तो याल्टा सम्मेलन क्रीमिया फरवरी 1945। 3 बड़े नेता, ये इंपॉर्टेंट है इन नेता। अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट, इसका पूरा नाम मैंने ऊपर लिख दिया पहले बिंदु में, अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट। सोवियत पीएम जोसेफ स्टालिन, सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? जोसेफ स्टालिन। और विंस्टन चर्चिल ने याल्टा सम्मेलन में यूएनओ की गठन की सदस्यता व प्रगति पर विचार करने के लिए क्या किया? ये सम्मेलन किया। अब 3 बड़े नेता, ऐसे नहीं 3 ही बड़े नेता थे, ये और जो 26 मित्र राष्ट्र थे इनके भी प्रतिनिधि थे। जो ये महत्वपूर्ण नेता थे यानी अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट, सोवियत संघ के प्रधानमंत्री जोसेफ स्टालिन और विंस्टन चर्चिल ने एक सम्मेलन किया जिसका नाम था याल्टा सम्मेलन। उसमें
सदस्य यानी किसी देश को ऐड करने के लिए कौन कौन सी गतिविधियां हम करेंगे, यानी गठन की सदस्यता व प्रगति पर विचार करने के लिए यह सम्मेलन आपने कहां पर किया, याल्टा सम्मेलन, जो कहां पर हुआ था, क्रीमिया में। उसके बाद में जो सम्मेलन हुआ था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, ये फरवरी में हुआ था। आपके याल्टा सम्मेलन ध्यान रखना, ये सबकी बुक में आपकी डेट दे रखी है, जो मंथ दे रखा है वो याद रखना, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा सम्मेलन कब हुआ था। तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन अप्रैल मई 1945, जगह का नाम ऑलरेडी आ चुका है, तो उसी के आधार पर नाम सम्मेलन का नाम रखा गया था। अप्रैल मई 1945 में आपके जो याल्टा सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने यूएनओ की स्थापना के लिए क्या लिया था, भाग लिया था। 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, वह यूएनओ चार्टर तैयार किया और यूएनओ के लिए क्या बनाए, नियम कानून तैयार किए। 26 जून 1945 को इस घोषणा पत्र पर 50 देशों के प्रतिनिधियों ने क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। वापस रिपीट कर रहा हूं, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन अप्रैल मई 1945 में होता, जिसमें 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है, और यूएनओ चार्टर यानी जो संविधान था यूएनओ का वो तैयार किया। और 26 जून 1945 को इस चार्टर पर जो ये 50 सदस्य देश थे भाग लिए थे, उन्होंने क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। वह 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने इस जो चार्टर था उस पर क्या किया, हस्ताक्षर किया और 51वां मूल संस्थापक सदस्य बना। 51वां मूल संस्थापक सदस्य बना। अब मान लो यहां से आपके क्वेश्चन पूछा जाए आपके कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 50 देशों के प्रतिनिधियों ने। हुआ कब था, अप्रैल मई 1945। अब यहीं से क्वेश्चन घुमा के पूछे एग्जामिनर कि जो यूएनओ के जो संस्थापक सदस्य देश है उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या आप ऐड करोगे 51, उनकी संख्या है 51। और ये डेट दे रखी है, अलग से दे रखी है कि पोलैंड ने 15 अक्टूबर 1945 को सदस्यता के लिए हस्ताक्षर किया, तो वो 51वां संस्थापक सदस्य देश बना। वापस मैं ये बिंदु दोबारा समझा रहा हूं, इस सम्मेलन में यानी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन अप्रैल मई 1945, इस सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, वह यूएनओ चार्टर तैयार किया। उन सदस्यों ने 26 जून 1945 को इस घोषणा पत्र पर 50 देशों के प्रतिनिधियों ने तथा पोलैंड ने 15 अक्टूबर 1945 को क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया और 51वां मूल संस्थापक सदस्य देश बना। मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन रहा है, इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं इस पॉइंट पे। यूएनओ की स्थापना, अब 1945 के बाद में हम बात करते हैं, 15 अक्टूबर को इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए पोलैंड ने। अब उसके 9 दिन के बाद में 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की क्या हुई, स्थापना। यूएनओ क्या हुई, स्थापना। और यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी, इस वजह से 24 अक्टूबर को यूएनओ स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो हमने अभी जो बिंदु पढ़ा था वो पढ़ा था, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। वह यूएनओ स्थापना दिवस हमारे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हम अब जो नेक्स्ट बिंदु की बात करते हैं उसकी आगे चलते हैं। यूएनओ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। ध्यान रखना कि यूएनओ के जो संस्थापक सदस्य देश अगर हमसे पूछे तो उन संस्थापक सदस्य देशों की संख्या तो कितनी थी, 51, ठीक है। लेकिन वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या पूछे टोटल तो वो होगी 193। तो कंफ्यूज मत होना, संस्थापक सदस्य देश 51 और वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 193। वर्तमान में जो सदस्य देशों की संख्या है 193 और जो 193वां सदस्य देश है वो है दक्षिणी सूडान, यानी अंतिम सदस्य देश कौन सा बना, दक्षिणी सूडान। आगे बात करते हैं, वह इसके वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, जो कहाँ के निवासी है, पुर्तगाल के निवासी। वैसे तो हमें एक पूरा पॉइंट पढ़ेंगे वर्तमान शुरू से लेकर वर्तमान तक यूएनओ के महासचिव व उनका परिचय, लेकिन यहाँ पर अगर मोटे तौर पर बात करें तो इसके वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो कहाँ के निवासी है, पुर्तगाल के। कहाँ के निवासी है, पुर्तगाल के। और ये जो महासचिव बने थे ये बने थे 2017 में, ये बने थे 2017 में।
इसमें अगर लैंग्वेज की बात करें तो इसमें 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 6 भाषाओं को क्या है, मान्यता प्राप्त है। पहली भाषा है अंग्रेजी, दूसरी भाषा फ्रेंच, चीनी, अरबी, स्पेनिश, रशियन। ध्यान रखना कि अगर मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात करें तो 6 है। मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात करें तो 6 है, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, स्पेनिश और रशियन। और कार्यवाही भाषाओं की बात करें तो वो अलग से नहीं, इन्हीं में से 2 कार्यवाही भाषाएं हैं, अंग्रेजी व फ्रेंच। अंग्रेजी व फ्रेंच। अगर यूएनओ के मुख्यालय की बात करें तो यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। और हमारे ये जो आज की क्लास है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने पढ़ लिया यूएनओ का परिचय, और हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें यूएनओ की जो शाखाएं हैं या यूएनओ के जो सदस्य देश है, महत्वपूर्ण देश कौन कौन से, कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, यूएनओ के अंगों के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। अगर मान लो कि आपके ये निबंधात्मक क्वेश्चन आता है, यहाँ से निबंधात्मक क्वेश्चन, इस निबंधात्मक क्वेश्चन नहीं बन रहा, यहाँ से आपके लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक और ऑप्शनल क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा निकल के आ रहे हैं, और यहाँ से 100% है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन उठ के आएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।